चलिए, नोट में हमारे कुछ बातें चल रही थी ना, जिसमें 2 पॉइंट या 3 पॉइंट हमने लिख दिए थे। एक पॉइंट और लिख दो उसी में आगे। कायरलिटी सेंटर इज ए स्टीरियो सेंटर। कायरलिटी सेंटर इज ए स्टीरियो सेंटर, या फिर कई बार इसी को ही स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोल देते हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर यानी कि कायरलिटी सेंटर एक स्टीरियो सेंटर होता है या स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। रियल में स्टीरियो सेंटर क्या होता है ये चैप्टर के आखिरी में जाकर बताऊंगा, पर ये याद रखें कि कायरलिटी सेंटर एक स्टीरियो सेंटर होता है। अब जो लास्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ी थी, हम उनको एक बार वापस से रिकॉल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी मॉलिक्यूल में सिंगल कायरलिटी सेंटर है तो क्या वो मॉलिक्यूल कायरल होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या हम वहां पीओएस और सीओएस चेक करके टाइम वेस्ट करेंगे? नहीं। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर हैं तो मॉलिक्यूल कायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हां, अगर मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है, अनसिमेट्रिकल, तो कायरल ही होगा। टेंशन लेने की जरूरत। कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर सिमेट्री एलिमेंट नहीं पाए जाते। ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है तो वी हैव टू चेक सीओएस एंड वी हैव टू चेक पीओएस। सही बात है कि नहीं है? चलिए, अब उसी में आगे बढ़ेंगे। आज हम कायरलिटी सेंटर पता करेंगे। क्या करेंगे? कायरलिटी सेंटर पता करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, आपका कभी भी जो हाइड्रोजन है वो कायरलिटी सेंटर नहीं हो सकता, क्योंकि कायरलिटी सेंटर को टेट्रावेलेंट होना पड़ेगा। आपका जो हैलोजन है वो कायरलिटी सेंटर नहीं होता। क्लियर? अगर ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 2 बॉन्ड, तो वो भी कायरलिटी सेंटर नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये जो आप लोगों के सामने है, ये ध्यान रखना, इन पर तो हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। कांट बी कायरलिटी सेंटर। कांट बी कायरलिटी सेंटर। ये कभी भी आपके कायरलिटी सेंटर नहीं होंगे। इनमें आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कैसा कार्बन? sp2 कार्बन। कैसा कार्बन? sp कार्बन। क्योंकि कायरलिटी सेंटर को, एटम को कैसा होना पड़ेगा? sp3 होना पड़ेगा। इससे क्या फायदा होगा सर? इससे अपनी जो स्पीड है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। इसमें पता करना है कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं। इसमें भी पता करना है कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं। इसमें भी हमें पता करना है कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से, क्या कायरलिटी सेंटर की डेफिनेशन हमारे दिमाग में है? एक ऐसा एटम जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ा हो, उसे हम कायरलिटी सेंटर कहते हैं, और वह एटम sp3 होना चाहिए। सीधी सी बात है। आइए देखिए, अब स्पीड कैसे बढ़ेगी। ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। सबसे पहले बता दो, क्या ये हाइड्रोजन में अपन दिमाग खराब करेंगे? हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है दोस्त। क्लियर? कार्बन, इस कार्बन पर बताओ, इस कार्बन पर क्या ये कायरलिटी सेंटर हो सकता है? चारों एटम या ग्रुप अलग होने, 2 सेम भी आ गए तो कायरलिटी सेंटर। और आप देख सकते हैं इस कार्बन पर ये दोनों एटम क्या है एग्जैक्टली, तो ये कायरलिटी सेंटर नहीं है। नेक्स्ट वाले पर अगर अपन बात करें तो बताइए, इस वाले कार्बन पर आपके क्या ख्याल आता है? इस वाले कार्बन पर बताओ। देखो, इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कितना है? 1। लेकिन इस ग्रुप को देखो, ये ग्रुप पूरा कैसा ग्रुप है? CH3। और इस ग्रुप को पूरे को देखो, ये भी क्या है? तो इस पर 2 ग्रुप एग्जैक्टली क्या लगे हुए हैं? सेम। सेम एटम या सेम ग्रुप आ गए तो फिर कायरलिटी सेंटर
नहीं हो सकता। तो ये और ये ग्रुप एग्जैक्टली सेम है, तो ये वाला कार्बन कायरलिटी सेंटर नहीं है। आइए इस वाले कार्बन के बारे में बताओ, क्या ये कायरलिटी सेंटर है? इस पर तो देखो तीन एक जैसे हैं, दो एक जैसे होते ही कायरलिटी सेंटर नहीं होगा, तो ये भी कायरलिटी सेंटर नहीं है। बताइए इस वाले कार्बन के बारे में, क्या ये कायरलिटी सेंटर होगा? भाई दो एटम एक जैसे लगे हुए, कायरलिटी सेंटर हो ही नहीं सकता। आइए क्या आपका ये कार्बन कायरलिटी सेंटर होगा? भाई ये देखो इस पर दो एक जैसे होते ही कायरलिटी सेंटर नहीं हो सकता। इधर बात कीजिए, क्या ये कायरलिटी सेंटर होगा? नहीं, दो एक जैसे। क्या ये कायरलिटी सेंटर होगा? नहीं, दो एक जैसे। क्या बीच वाला आपका कायरलिटी सेंटर होगा? तो गौर से देखिए, ये कैसा ग्रुप है? मिथाइल। और ये भी कैसा ग्रुप है? दो ग्रुप एग्जैक्टली सेम, इट कांट बी ए कायरलिटी सेंटर। तो इस मॉलिक्यूल में कितने कायरलिटी सेंटर हैं? जीरो कायरलिटी सेंटर। या फिर कितने एसिमेट्रिक सेंटर हैं? जीरो, कोई कायरलिटी सेंटर नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप समझ जाओ, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की तरफ आ गया है। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में दोस्तों ध्यान रखना, जहां पर जितने बॉन्ड कम वहां पर उतने हाइड्रोजन। सही बात है कि नहीं है? आइए बताइए सबसे पहले, इस यहां पर कौन है? कार्बन, और इस पर कितने हाइड्रोजन है? तो कायरलिटी सेंटर हो ही नहीं सकता, तीन एटम एक जैसे। बताओ यहां पर कौन है? कार्बन, और यहां पर कितने हाइड्रोजन है? तो कायरलिटी सेंटर हो नहीं सकता, एक जैसे तीन है। बताओ क्या ये कौन कौन सा एटम है? कार्बन। क्या ये कायरलिटी सेंटर हो सकता है? ये दो ग्रुप इस पर कैसे लगे हुए हैं? एक जैसे, इट कांट बी कायरलिटी सेंटर। आप बताइए क्या ये एटम कायरलिटी सेंटर हो सकता है? कैसी बात कर रहे हो सर, इस पर दो हाइड्रोजन होंगे जो कि एक जैसे हैं। आइए क्या ये वाला कायरलिटी सेंटर हो सकता है? नहीं। क्या ये वाला कायरलिटी सेंटर हो सकता है? तो ये हो सकता है क्या? नहीं सर, इस पर तो ऑलरेडी ये दोनों ग्रुप कैसे हैं? एक जैसे। तो इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी कायरलिटी सेंटर नहीं है। कोई भी एक ऐसा एटम नहीं है जिस पर चारों एटम या ग्रुप एकदम अलग जुड़े हो। आइए नेक्स्ट वाले पर बात करते हैं दोस्तों। अब हवा में बताओ, क्या ये कायरलिटी सेंटर है? क्यों सर? इस पर तीन हाइड्रोजन एक जैसे हैं, अगर दो भी सेम हो गए तो कायरलिटी सेंटर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इस पर बताइए, इस पर बताइए, इस पर बताइए, इस पर बताइए। अब बचा एक, एक को मैं आपको बहुत बढ़िया से लिख देता हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो इधर से लिखता हूं, ये कौन है? CH3। बताइए ये कौन है? CH2। और ये आ गया आपका ये कार्बन। इस पर एक क्या जुड़ा हुआ है? CH3। एक कौन जुड़ा हुआ है? उधर बताओ कौन है? CH2। यहां पर कौन है? ये CH3। यही है अगर मैं इसको लिखूं कंपाउंड को। तो दोस्तों इस वाले कार्बन पर ध्यान दीजिए आप, इस वाले पर ये दोनों तो क्या है? अलग। दो ही अलग होने चाहिए कि चारों? लेकिन ये दोनों तो एग्जैक्टली क्या है? तो ये कायरलिटी सेंटर नहीं हो सकता। इसका मतलब इसमें कायरलिटी सेंटर कितने हैं? जीरो। खत्म। बिल्कुल बेसिक से बात किया करो। आप सोचोगे कि सर कैसे स्पीड बढ़ती है? स्पीड बढ़ती है कॉन्सेप्ट क्लियर होने से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है और आपको आइडेंटिफाई करना है जल्दी से जल्दी कि इसमें कितने कायरलिटी सेंटर्स अवेलेबल हैं। पहले वाले में कितने कायरलिटी सेंटर हैं? मात्र कौन सा है? ये वाला। दिस इज द कायरलिटी। आइडेंटिफाई कर लिया। बताओ कितना कायरलिटी सेंटर है? सिंगल कायरलिटी सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कायरल, यानी कि ऑप्टिकली ये पीपीएल के प्लेन को रोटेट करेगा। थ्योरेटिकली बता दिया हमने, देख लो। नेक्स्ट वाले पर चलो। ये कायरलिटी सेंटर है, ये भी कायरलिटी सेंटर। कितने कायरलिटी सेंटर हैं? दो। अच्छा बताओ, मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? नंबरिंग दोनों साइड से होगी कि एक साइड से? इधर की साइड से। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो मॉलिक्यूल आपका बताओ कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? नो नीड टू चेक COS, नो नीड टू चेक POS, सीधा बोल दो ये मॉलिक्यूल भी कैसा मिलेगा? कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन सर एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर होते हैं तो POS COS देखकर बताते हैं ना? नहीं जरूरत है। बिकॉज बिकॉज मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल, और इनमें कभी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता है। यही तो जबरदस्त पॉइंट है। आगे बढ़ सकता हूं? और क्या करोगे? नो सर, राक्षस इसमें
सुलटा दिया है, आगे बढ़ जाऊं। जल्दी जल्दी बताएंगे। पहले वाले में बताओ कितने कैरेटी सेंटर है इसमें। अच्छा वो था पहला, ठीक है। इसमें कितने कैरेटी सेंटर है? बिल्कुल सही जवाब, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। एक तो ये रहा होगा और एक ये रहा होगा। अब ये मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज ये मॉलिक्यूल आपका कैसा, देखकर बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो तो पीओएस सीओएस के बाद ही बताएंगे, ऐसे नहीं बता सकते। हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल होता, हम बोल देते ये एक्टिव ही होगा। आइए नेक्स्ट वाले में बताओ कितने हैं, कितने कैरेटी सेंटर है? अरे जवाब दो, आतंकवादी थोड़े हो, गलत बोलने पर गोली लगेगी। कितना है? 0। पक्का? सही बात। सभी कार्बन पर कम से कम 2 हाइड्रोजन आपके सामने अवेलेबल है एक जैसे। नेक्स्ट वाले में बताओ कितने कैरेटी सेंटर, मुझे बताते जाओ। क्या ये कैरेटी सेंटर है? 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 बिल्कुल सही पहचाना। तो आप देखो कुछ पे तो चेक ही नहीं करना आपको। आपको पता है अगर कार्बन पे कुछ नहीं लगा हुआ तो यहां पर क्या लगे होंगे? हाइड्रोजन। तो यहां तो खोपड़ा ही खराब नहीं करना आपको। तो स्पीड कैसे बढ़ती है? जब आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते हैं। आइए इस वाले कार्बन पर सर मैं डाउटफुल हूं, चेक कर लेते हैं। अगर अपन बात करें तो इसके ऊपर कौन है? हाइड्रोजन। तो देखो एक तो इथाइल ग्रुप लगा है और एक क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। ये दोनों वैलेंसी एकदम अलग हो गई। इधर जाओ,
इधर जाओगे तो कार्बन, और कार्बन पर कौन है? मिथाइल। देखो ये कार्बन और उस पर मिथाइल। लेकिन इधर जाओगे तो आप पाओगे कार्बन पर मिथाइल, इस कार्बन पर मिथाइल है, उस कार्बन पर मिथाइल है। अगर मैं इससे आगे का देखो इरेज भी कर दूं तो भाई लगो ये तो हो गया ना अलग इधर से। ये दोनों वैलेंसीज अलग हो गई कि नहीं हो गई है? तो आप बताइए क्या ये जो आपका है ये कायरलिटी सेंटर है? जी हाँ, इट इज ए कायरलिटी सेंटर। नेक्स्ट, अब इस पर भी एक बार दिमाग खराब कीजिए। एक तो कौन है? हाइड्रोजन, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, ये दोनों अलग। इधर जाओगे कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? दो। इधर जाओगे तो कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? एक, और एक कौन लगा हुआ है? इथाइल। तो इस कार्बन पर इथाइल है, क्या इस पर इथाइल है? तो ये कायरलिटी सेंटर। कितने कायरलिटी सेंटर हो गए हैं? दो। आप बताओ मोलिक्यूल कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। नंबरिंग इधर से होगी अल्फाबेटिक ऑर्डर की वजह से। तो ये मोलिक्यूल आप बोल सकते हो ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा, पीयूएस यूएस देखने की जरूरत भी नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन पर चलिए, बढ़ जाइए। कितने कायरलिटी सेंटर हैं? कितने हैं इस वाले में? इस वाले में जीरो। जीरो इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने जीरो आंसर दिया है तो काफी चीजों को ढंग से एनालाइज किया है। देखिए ये कायरलिटी सेंटर, ये कायरलिटी सेंटर, ये कायरलिटी सेंटर, ये कायरलिटी सेंटर, ये कायरलिटी सेंटर। सर आप घर से याद करके आए हैं या कुछ लॉजिक है इनको पहचानने का? अरे है ना भाई। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? दो एटम या दो ग्रुप एक जैसे आते ही कायरलिटी सेंटर नहीं होगा। समझिए इस बात को। क्लियर? अब आते हैं इसके ऊपर, इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। इस पर एक तो कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन, और एक इथाइल ग्रुप, ये दोनों अलग। आप बताइए इसमें इधर जाओगे तो CH2, इधर जाओगे तो भी, और ये क्या आ गया? कॉमन। और आपको बताया था जीआई में भी कि कॉमन पॉइंट ऊपर वाली वैलेंसी में भी है और नीचे वाली वैलेंसी में भी है। तो जो वैलेंसी अलग होनी चाहिए वो कॉमन पॉइंट से पहले अलग हो जानी चाहिए। कॉमन पॉइंट तो दोनों में कंसिडर होगा। मैं समझाने के लिए इसको ऐसे समझा सकता हूं, जैसे यहां पर आप गए यूं, यहां पर आप गए यूं, दोनों एग्जैक्टली सेम। फिर आप यहां पर गए, ये वाला मिथाइल इसमें भी माना जाएगा। आप यहां पर गए, ये वाला मिथाइल इसमें भी माना जाएगा। अब जरा आप देख कर बताओ, क्या ये कायरलिटी सेंटर हुआ? क्या ये अब ये कार्बन कायरलिटी सेंटर हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैलेंस एग्जैक्टली सेम। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कॉमन पॉइंट उधर भी और इधर भी दोनों माना जाता है। तो डिफरेंस जो आपका आना चाहिए वो कहां पर आ जाना चाहिए बताओ? कॉमन पॉइंट से पहले पहले। अगर कॉमन पॉइंट से पहले पहले डिफरेंस नहीं आया है तो फिर वो कायरलिटी सेंटर नहीं बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है। अब नीचे वाले पर चेक करो। नीचे वाले पर चेक करोगे तो यहां कौन है बताओ? मिथाइल। यहां पर कौन है? हाइड्रोजन। दोनों अलग। सही बोला? दो अलग होने पर कायरलिटी सेंटर होता है या चारों अलग? चलिए इधर जाओगे तो CH2, उधर जाओगे तो, इधर जाओगे, इधर जाओगे, क्या आ गया? कॉमन। तो ये दोनों वैलेंसी यहां जाकर सेम हो गई। क्लियर? इसका मतलब ये भी कायरलिटी सेंटर नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में कितने कायरलिटी सेंटर है? जीरो कायरलिटी सेंटर है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? इसमें मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अगले तीनों क्वेश्चंस यानी इनफैक्ट चारों क्वेश्चंस वापस से ट्राई कीजिए। वापस से ट्राई कीजिए चारों क्वेश्चंस। अब पहले आंसर क्या निकले थे उससे फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने जीरो निकाला है वो तो बहुत ही बेहतरीन, उन तो अच्छे से एनालाइज किया है चीजों को। लेकिन जिनके गलत आंसर आए हैं वो वापस से ट्राई करें। कॉमन पॉइंट से पहले पहले डिफरेंस मिलना चाहिए। लिख लो, ऐसे पॉइंट्स को लिख लिया करो नोटबुक में, आप ही की नोटबुक है। कॉमन पॉइंट से पहले डिफरेंस आ जाना चाहिए। दोनों वैलेंसीज कॉमन पॉइंट से पहले अलग हो जानी चाहिए। नेक्स्ट वाले पे बताओ अब जल्दी से, कितने कायरलिटी सेंटर हैं इसमें? इसमें तो सोचना ही, सब कार्बन पर कम से कम दो हाइड्रोजन तो हैं। तो इसमें तो कायरलिटी सेंटर कितना है? जीरो। पक्का? नेक्स्ट वाले में बताओ कायरलिटी सेंटर कितना है? मेरे सवालों के जवाब दो। इधर देखो सब, ये कायरलिटी सेंटर हो सकता है क्या? सर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे? अरे भाई इस पर दो हाइड्रोजन है। ये देख, अगर मैं बताऊं तो यहां पर क्या होंगे? दो हाइड्रोजन। अगर एक एटम पर दो एटम भी सेम जुड़े हुए हैं तो कायरलिटी सेंटर नहीं हो सकता। कल तो बकायदा पीयूएस सीएस से समझाया मैंने। क्लियर? ये बताओ कायरलिटी सेंटर हो सकता है? ये बताओ हो सकता है? ये बताओ। तो चार तो बाय डिफॉल्ट हट गए। दो पर ही आपको अटेम्प्ट लेना था। ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करूं इस कार्बन पर तो ये दोनों क्या है? अच्छा, दो अलग होते कायरलिटी सेंटर, चारों अलग होने पर बिल्कुल से पहचाना। इधर आओगे तो बताओ CH2, इधर आओगे तो सेम या अलग?
आगे बढ़ो, CH2 सेम या अलग, और ये आ गया कॉमन। इससे पहले डिफरेंस आ जाना, ये इधर वाली वैलेंसी में भी है और उधर वाले में, तो वो कायरलिटी सेंटर नहीं है। इधर बात करो नीचे वाले से, इस पे देखो वापस से, ये दोनों क्या है बच्चे, अलग। दोनों अलग होते कायरलिटी सेंटर या चारों अलग? ये तो दोनों अलग हो गए। इधर जाओ बताओ, सेम। इधर जाओगे तो आगे बढ़ो, सेम सेम, और ये आ गया कॉमन। उससे पहले डिफरेंस नहीं मिला, इसका मतलब ये भी कायरलिटी सेंटर, मतलब जो रिंग बना रही है वो दोनों वैलेंसी एग्जैक्टली सेम है। तो यहां पर कायरलिटी सेंटर बताओ कितना आ गया है, 0। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया दोस्तों? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? बताइए कितने कायरलिटी सेंटर है? दो। एक कायरलिटी सेंटर ये है और एक कायरलिटी सेंटर, सही पहचाना कि गलत? देखो यहां 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 खोपड़ा खराब करने की जरूरत, कई कह रहा कई रिंग आती है, कई बार पेपर 4-5 रिंग आती है, बच्चा बोलता है लेंथ दी पेपर आ गया कैसे पहचानू? अबे भाई अप्रोच गलत है, अप्रोच सुधार, टाइम नहीं लग रहा है। अब आप देखो इसमें जो बच्चा ढंग से पढ़ता है उसको मालूम है 2 पे चेक करना, बाकी तो चेक ही नहीं करना। आओ इस पर चेक करते हैं, इस कार्बन पर। हेलोजन तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका तो बॉन्ड एक बनता है। इधर बात करो, इधर कौन है, हाइड्रोजन, और इधर कौन है, क्लोरीन। अच्छा दो अलग होते हैं कायरलिटी सेंटर, चारों अलग। तो इधर देखो यहां कौन है, CH2, और यहां पर कौन है, CH। इस कार्बन पर ब्रोमीन है, लेकिन इस पर ये वैलेंसी दोनों यही अलग होगी। अगर मैं आगे इरेज भी कर दूं ना दोस्तों, ये देखो समझो मेरी बात को, मैंने इसको इरेज कर दिया, स्टिल दे आर डिफरेंट, अलग हो गई दोनों वैलेंसीज। इसका मतलब ये आपका कायरलिटी सेंटर है। अगले वाले को चेक करो, इसको बताओ, इस पर एक कौन है, ब्रोमीन, और एक कौन है, हाइड्रोजन। दोनों अलग, या दो अलग होने पर कायरलिटी सेंटर होता है? नहीं सर, चारों। तो इधर जाओगे तो कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है बताओ, क्लोरीन, लेकिन इधर जाओगे तो कार्बन पर क्लोरीन नहीं है। तो ये तो यहां जाकर दोनों अलग हो गए कॉमन पॉइंट से पहले। तो ये भी आपका क्या है, कायरलिटी सेंटर। दोस्तों कितना कायरलिटी सेंटर है, दो। अब बताओ ये मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? नंबरिंग यहां से होगी इसमें हमेशा ही, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो ये मॉलिक्यूल आपका कैसा है बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। मैं बोल सकता हूं कि हमेशा क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। आने लगे आंसर? तो अपन बीच में ही क्वेश्चंस करते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए इसमें कितने कायरलिटी सेंटर है? ये वाला कायरलिटी सेंटर है भाई, ये तो कौन है, मिथाइल, इस पर तो 3 हाइड्रोजन है तो हो ही नहीं सकता। इधर एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल, दोनों अलग। इधर गए तो कार्बन, और इधर गए तो कार्बन के क्या बना हुआ, डबल बॉन्ड, लेकिन यहां नहीं बना हुआ। तो देखो यहां जाकर ये अलग हो गए। अच्छा ये वाला कायरलिटी सेंटर हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये तो sp2 है। और पता है sp2 क्यों नहीं होता? गौर से देखो, इस पर एटम ही 3 जुड़े हुए हैं, तो sp2 इसलिए कायरलिटी सेंटर नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये एक सिंगल कायरलिटी सेंटर। अच्छा कितना कायरलिटी सेंटर है, एक। सिंगल कायरलिटी सेंटर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कायरल। और ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली, खटाखट आंसर आएंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगले वाले क्वेश्चन में अब आप देखिए, रैंडम अप्रोच लेने की जरूरत नहीं है, मैं जो पूछ रहा हूं बताना। क्या ऑक्सीजन कायरलिटी सेंटर हो सकता है? पहली बात, ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं, दो। तो दो चीज एक जैसी हो गई, खत्म हो गया। तो इसीलिए ऑक्सीजन जब तक एक या दो, सॉरी दो, या आपका दो बॉन्ड बनाएगा, पर्टिकुलरली दो, तो कायरलिटी सेंटर नहीं होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दो लोन पेयर एक जैसे होंगे उस पर। इधर आओ, क्या ये कार्बन कायरलिटी सेंटर हो सकता है? क्यों, sp2। क्या ये कार्बन कायरलिटी सेंटर हो सकता है? क्यों? क्या ये कार्बन कायरलिटी सेंटर हो सकता है? sp2। तो कुछ तो इसलिए हो गए क्योंकि वो sp2 कायरलिटी सेंटर नहीं हो सकते। आओ, क्या ये कायरलिटी सेंटर हो सकता है? 3 हाइड्रोजन एक जैसे। क्या ये कायरलिटी सेंटर हो सकता है? पहली बात, ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं, दो। तो दो चीज एक जैसी हो गई, खत्म हो गया। तो इसीलिए ऑक्सीजन जब तक एक या दो, सॉरी दो, या आपका दो बॉन्ड बनाएगा, पर्टिकुलरली दो, तो कायरलिटी सेंटर नहीं होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दो लोन पेयर एक जैसे होंगे उस पर। इधर आओ, क्या ये कार्बन कायरलिटी सेंटर हो सकता है? क्यों, sp2। क्या ये कार्बन कायरलिटी सेंटर हो सकता है? क्यों? क्या ये कार्बन कायरलिटी सेंटर हो सकता है? sp2। तो कुछ तो इसलिए हो गए क्योंकि वो sp2 कायरलिटी सेंटर नहीं हो सकते। आओ, क्या ये कायरलिटी सेंटर हो सकता है? 3 हाइड्रोजन एक जैसे। क्या ये कायरलिटी सेंटर हो सकता है? दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं। क्या ये कायरलिटी सेंटर हो सकता है? दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं। क्या ये कायरलिटी सेंटर हो सकता है?
क्या ये कायरलिटी सेंटर हो सकता है? भाई कितनों पे चेक करना है? मात्र 2 एटम पे। तो ये लेंथी क्वेश्चंस नहीं है। अब इस पर चेक कर लेते हैं। आओ, इस पर एक तो कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन। और एक ये पूरा ग्रुप। बताओ ये दोनों ग्रुप सेम है कि अलग अलग है? दो अलग हुए कि चारों? तो ये दोनों तो आपस में अलग हो चुके हैं। ये भी इनमें से किसी से मैच नहीं करने चाहिए। इधर जाऊंगा तो बताओ CH2, इधर जाऊंगा तो, अब कुछ बच्चे बोल देते हैं दोनों सेम। अरे जब तक कॉमन पॉइंट ना आए तब तक चेक करते रहो। क्लियर? तो यहां पर जाऊंगा, कार्बन पर क्या बनाया है? ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। यहां जाऊंगा तो ऐसा, देखो कॉमन पॉइंट था ये, उससे पहले डिफरेंस आ चुका है। इसका मतलब यस, इट इज ए कायरलिटी सेंटर। नेक्स्ट वाले पर बात कीजिए, इधर वाले पर। तो यहां पर आप बताओ, यहां पर कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन। क्लियर? यहां पर कौन है? मिथाइल। ये दोनों अलग, दो अलग या चारों अलग होने चाहिए? आगे चेक करो, इधर कार्बन पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, लेकिन इधर तो ऐसा कुछ भी। तो ये भी चारों वैलेंसीज अलग। इट मींस इट कंटेन्स हाउ मेनी कायरलिटी सेंटर? 2 कायरलिटी सेंटर। मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? अनसिमेट्रिकल, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। तो नंबर 1 इसको मिलेगा। क्लियर? तो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे उसमें बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो नीट वहां तक जाता नहीं है। अगले क्वेश्चन में अब जल्दी से जल्दी मुझे जवाब चाहिए, कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? अगले वाले क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी मुझे आंसर चाहिए, कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? जल्दी से जल्दी बता दो भाई लोगों। मैं जिन पर टिक करते जा रहा हूं तुम वो बता देना, क्या वो कायरलिटी सेंटर हो सकते हैं क्या? आप देखोगे कि बहुत ही लिमिटेड बच जाएंगे, बहुत ही लिमिटेड बच जाएंगे जिनको क्या करना होगा? चेक। ये कभी नहीं हो सकते। या तो जो है वो उनमें से कोई sp2 है, या फिर उस पर कम से कम 2 हाइड्रोजन एक जैसे लगे हुए, तो वो कायरलिटी सेंटर नहीं हो सकते। आओ इस पर बात करो, इस पर, इस पर। एक तो कौन लगा हुआ है? मिथाइल। और एक कौन है? हाइड्रोजन। दोनों अलग। अब रिंग में देखो, इधर जाओगे तो कार्बन, कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, उधर जाओगे तो कार्बन, और कार्बन पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है। देख लो इस पर इवन मिथाइल लगा हुआ है, इस पर तो है भी, तो अलग हो गई। तो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। आओ अब हम बात करते हैं इस वाले की। ध्यान से देखो, इस वाले की, इस वाले की, इस वाले की। इधर कौन जुड़ा हुआ है? CH3। पक्का? जी हाँ। इधर जाऊंगा तो देखो कार्बन, कार्बन पर कौन है? CH3। इधर जाऊंगा तो कार्बन, लेकिन इस पर CH3। और इधर जाऊंगा तो कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? मात्र एक। लेकिन CH3 इस पर भी नहीं है। तो ये कार्बन इस जैसा भी नहीं है, क्योंकि इस पर कितना हाइड्रोजन है बताओ? एक। और इस पर कितने हैं? तो दोनों सेम या अलग अलग? हो गए अलग। इधर बात करो, कार्बन पर क्या है? मिथाइल। इनमें से किसी पर भी, तो चारों अलग हो गए वैलेंसी। इट मींस इट इज ए कायरलिटी सेंटर। आइए नेक्स्ट वाले पर बात करते हैं। ये बचा हुआ है, इसके बारे में क्या ख्यालात है? देखो, एक ये तो हाइड्रोजन है और एक ये ग्रुप है, दोनों अलग। यहां गया CH2, यहां गया, तो यही मत बोल देना सेम है। अरे कॉमन पॉइंट तक चल भाई, आगे बढ़। यहां पर जाओगे तो कार्बन पर मिथाइल, यहां जाओगे तो ऐसा कुछ भी, तो ये यहां जाके दोनों वैलेंसीज एग्जैक्टली डिफरेंट हो चुकी हैं। इट मीन्स इट इज ए कायरलिटी सेंटर। देवी जी क्या कर रही हैं आप? बीच बीच में नींद निकाल रही हैं? मैं यहाँ पर ज्ञान एकदम धारा प्रवाह फेंक रहा हूँ, और आप बोल रही हैं कि कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी जरूरत फिर आपको एग्जाम में महसूस होगी। नींद पूरी लेकर आए, नींद पूरी लेकर आए। मैं नॉर्मली एक बात देखता हूँ कि वो स्टूडेंट फिक्स हैं जो बीच बीच में क्लास में झपकी लेते हैं। वो स्टूडेंट्स क्या हैं? फिक्स हैं वो। देवी जी कई बार झपकी लेती हैं। क्लियर? मुझे सब पता रहता है। इधर हम श्री कृष्ण बनते हुए बोलते रहते हैं, हे पार्थ इधर ध्यान दो। गीता सार आपको सुनाया जा रहा है, पार्थ आंखें बंद करके बैठा है। तो फिर पार्थ तीर से नहीं बच पाएगा युद्ध में, ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। आइए, और मैं यूजुअली कहता हूं, मैं आपको जगाने में कोई दिलचस्पी, आप पर्सनली मत लेना इस बात को, सबके लिए है। आप जरिया हैं, ठीक है? जैसे अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया था, पूरी सृष्टि को ज्ञान दिया था। अर्जुन एक जरिया था। तो मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं, बहुत ज्यादा चिल्लाने में भी मैं विश्वास। मेडिकल के टीचर्स की एक खास बात है, मेडिकल में एक बात जानी जाती है, ज्यादा चिल्ला रहा है मतलब अच्छा पढ़ा रहा है। कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक। इसलिए क्या करते हैं मास्टर? दरवाजा खोल खोल के चिल्लाते हैं, ताकि बाहर लगे गजब का पढ़ाया।
अगर आपके कोई एग्जामिनेशन सेंटर में चिल्लाए तो 2 मिनट में आप इरिटेट हो जाएंगे। ये पढ़ने और पढ़ाने का प्रोसेस एकदम कूल माइंड से चीजों को समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं समझ में आया बोलो हाँ तो सारे बोलेंगे हाँ, ना का ऑप्शन ही, क्योंकि आधों को तो ये भी नहीं पता क्या बोलना है। तो मास्टर पहले बोल देता है क्या बोलना है हाँ, और बाजू वाला सोचता है भाई गजब एनर्जी चल रही, पता नहीं क्या पढ़ा रहा हो, पेपर में सारे साफ। तो इधर ध्यान दीजिए एक एक चीज को समझने पर, ठीक है। आइए कौन से वाले पर थे हम, ये सुलटा दिया था, इस पर बात करते हैं। इसको अभी तक हमने नहीं बताया था। बताओ इस पर एक तो कौन है हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन नहीं है इस पर। आप बताओ इधर जाओगे तो CH2, इधर जाओगे तो सेम या अलग, अभी तक तो सेम है, अलग कहां से हो गए। यहां जाओगे तो कार्बन पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, लेकिन यहां तो अलग हो गई है। तो इधर जाओगे तो कार्बन, कार्बन पर क्या लगा हुआ है, इधर तो कहीं भी नहीं ऐसा, तो ये तो अलग हो चुके हैं। इट इज ए कायरलिटी सेंटर। तो बताइए कितने कायरलिटी सेंटर आए इसमें, 4। काफी लोगों ने पहचान लिया होगा और बिल्कुल सही जवाब, बट उनको कॉन्फिडेंस आया कि बिल्कुल मैंने भी ऐसे ही सोचा था। आगे बढ़ सकता हूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई लोगों। जल्दी से जल्दी पता करेंगे कितने कायरलिटी सेंटर इसके अंदर हैं। नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नेक्स्ट में पता करेंगे जल्दी से कितने कायरलिटी सेंटर हैं। लीजिए इनमें जल्दी जल्दी बताएंगे किस में कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं, किस में कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं। नेक्स्ट और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा रिगार्डिंग कायरलिटी सेंटर। पहले वाले में कितने हैं, जीरो कौन बोल रहा है भाई, नाइट्रोजन कायरलिटी सेंटर है। ऐसा थोड़ी है कार्बन ही हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। नाइट्रोजन पर चारों ग्रुप देख सकते हो एग्जैक्टली क्या है, डिफरेंट। सो इट इज ए कायरलिटी, कितना कायरलिटी सेंटर है, एक। एक कायरलिटी सेंटर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, खत्म हो गई कहानी। कहाँ है लोन पेयर, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड के साथ लोन पेयर नहीं होता है मेरे भाई। NH4 पॉजिटिव कोई लोन पेयर, NH3 अब एक लोन पेयर है। लेक्चर नंबर 1 होता तो वो अलग बात थी ना, है नहीं लोन पेयर।
क्या नाइट्रोजन पर लोन पेयर है? नहीं, लोन पेयर वाला केस हो रहा है देखो उधर। क्लियर? आइए नेक्स्ट वाले में बताओ। बताओ रिंग में कितने कायरलिटी सेंटर दिख रहे हैं? क्योंकि सारे एटम कैसे हैं? sp2। क्या ये कायरलिटी सेंटर है? नहीं। क्या ये कायरलिटी सेंटर है? नहीं। बताइए सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सल्फर के वैलेंस सेल में 6। अरे ऑक्सीजन फैमिली का ही तो है। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन तो इधर बॉन्ड बनाने में, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गए बॉन्ड बनाने में? 4 बॉन्ड बनाए तो 4 इलेक्ट्रॉन गए ना। तो अभी भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये देखो। क्लियर? अब आप गौर से देखिए सल्फर पर ये अलग, ये अलग, ये अलग, चारों चीजें एकदम अलग अलग हैं। लेकिन सर ये तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो क्या फर्क पड़ता है? साहब मैं बता दूं, सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। क्लियर? सो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। सो इट इज कायरल नाइट्रोजन, इट इज कायरल सल्फर। कार्बन के अलावा भी कायरल एटम हो सकता है, कार्बन को तो हम ऑर्गेनिक में ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। क्लियर? कितना कायरलिटी सेंटर है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर? एक। बताओ सिंगल कायरलिटी सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव। खत्म। अगले क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी सुलटाइए। बताइए अगले क्वेश्चन में, क्या ये कार्बन कायरलिटी सेंटर है? क्या ये ऑक्सीजन? क्या ये कार्बन? क्या ये ऑक्सीजन? हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। अब देखो क्या ये कार्बन कायरलिटी सेंटर है? देखो एक कौन जुड़ा हुआ है? OH, एक कौन जुड़ा हुआ है? H, और एक कौन जुड़ा हुआ है? CHO। ये 3 ग्रुप एकदम अलग है, और चौथा ग्रुप देखो ये है पूरा का पूरा, चौथा एक ग्रुप माना जाएगा। तो क्या इस जैसा ग्रुप कहीं और है? नहीं है। सो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। आगे बात समझ में? सिमिलरली ये भी कायरलिटी, ये भी कायरलिटी, और ये भी कायरलिटी सेंटर। सही बात है कि नहीं है? आप ऐसे देखो, इनमें से एक और बता देता हूं, बताओ कौन सा बताऊं? ये बता दो बीच वाला। देखो OH H दोनों अलग, एक ये ग्रुप है और एक ये पूरा ग्रुप है। देख लो चारों में से कोई कॉमन नहीं है। क्या इस जैसा कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ है? नहीं। क्या इस जैसा कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ है? नहीं। 4 ग्रुप्स आर एंटायरली डिफरेंट, हेंस इट इज ए कायरलिटी सेंटर। कितने कायरलिटी सेंटर आए बताओ? 4 कायरलिटी सेंटर। अच्छा मॉलिक्यूल कैसा है कॉन्स्टिट्यूशनली बताओ? कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। सर कैसे पहचाना? अरे भाई ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग यहां से होगी। अगर मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल है और कायरलिटी सेंटर है तो बिंदास बोलो ऑप्टिकली एक्टिव। पीओएस सीओएस नहीं मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में। और आप क्या कर रहे हो? तो यहां भी चेक कर रहे हो, तो पीओएस और सीओएस एकदम बदल दिया हमने इस बार माहौल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बताइए ये वाला एटम कायरलिटी सेंटर है क्या? एक OH एक H, इधर जाओगे तो ऑक्सीजन, इधर जाओगे तो कार्बन। एक मिनट सर, इधर भी तो ऑक्सीजन है। हाँ लेकिन इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन है, लेकिन इस पर हाइड्रोजन अलग अलग है मामला। सो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। ध्यान से देखते हुए जाओ। अगले वाले क्वेश्चन पर बात करो जल्दी से, क्या कहानी है? इधर बताओ क्या ये कायरलिटी सेंटर है? एक H एक OH दोनों सेम के अलग अलग। इधर जाओगे तो बताओ कौन है? कार्बन। इधर जाओगे तो बताओ कौन है? कार्बन। इस कार्बन पर क्या लगा हुआ बताओ? HOH। इस कार्बन पर भी HOH, लेकिन ये तो सेम है, तो कॉमन पॉइंट तक तो बढ़, आगे बढ़ो। इधर जाओगे तो बताओ कौन है? लेकिन इधर जाने पर तो ऑक्सीजन, ये कौन है? कार्बन। हो गई है वैलेंसी यहां जाके अलग। इट मींस यस इट इज ए कायरलिटी सेंटर। ध्यान से सुनते हुए जाना, नॉर्मली इसमें बच्चा पहचान नहीं पाता है, मास्टर क्या करता है बच्चे भरोसे छोड़ देता है। इधर आओ, इस वाले पर बात करो। यहां पर कौन है? OH, यहां पर कौन है? H, दोनों सेम के अलग अलग? अलग अलग। इधर जाऊंगा तो कार्बन, इधर गया तो भी कार्बन पर HOH H, अभी तक तो मामला सेम है सर। आगे बढ़ो, फिर से कार्बन HOH, फिर से कार्बन, लेकिन इस बार H तो है लेकिन OH नहीं, कौन है? CH2, और इस पर कौन है? OH। तो ये दोनों ग्रुप सेम है कि अलग अलग हैं? तो हो गए ना चारों अलग। सो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। सिमिलरली ये भी और ये भी आपका क्या है? कायरलिटी सेंटर। तो कितने कायरलिटी सेंटर निकलेंगे दोस्त? 5। पक्का? चलिए कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? मुझे जल्दी जल्दी बताओ क्या ये कायरलिटी सेंटर है? यस। क्या ये कायरलिटी सेंटर है? यस। क्या नाइट्रोजन कायरलिटी सेंटर है? सल्फर पर भी लोन पेयर था, नाइट्रोजन पर भी क्या है? लोन पेयर। लेकिन दोस्त मैंने बताया था ये लोन पेयर किसमें है? रेजोनेंस में। तो ये लोन पेयर आपका है डीलोकेलाइज्ड। कैसा है? डीलोकेलाइज्ड।
सिमिलरली ये लोन पेयर भी किस में है, रेजोनेंस में। तो ये लोन पेयर भी कैसा है, डीलोकेलाइज्ड। लेकिन सर डीलोकेलाइज्ड होने से क्या फर्क पड़ गया है, फर्क ये पड़ गया है ये नाइट्रोजन sp3 नहीं sp2 है, ये नाइट्रोजन भी sp3 नहीं sp2 है। लेकिन सच बताऊं सर मुझे बिल्कुल नहीं चमका ये sp2 क्यों है, क्योंकि ये आपको जीओसी के बाद चमकेगा। अभी आप ये नहीं जानते कि डीलोकेलाइज्ड क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। तो जब तक जीओसी नहीं होगी तब तक आपके सामने क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे ही आप लोकलाइज डिलोकलाइज समझने लगेंगे फिर ये क्वेश्चंस भी आपके सामने दिखाई देंगे। तो इसमें कायरलिटी सेंटर कितने हैं, 2। इसमें कायरलिटी सेंटर 4 नहीं है, नॉर्मली बच्चा 4 बता देता है, इसमें 4 नहीं है। कितने कायरलिटी सेंटर है, मात्र 2 कायरलिटी सेंटर हैं। अभी आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, उसका रीजन ये है क्योंकि आप ये डिलोकलाइज वाला फंडा नहीं जानते, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा जब तक नहीं पढ़ाया जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन थे जिनमें कायरलिटी सेंटर ढूंढने को कहा जाता है। क्या ये सच है कि सर कायरलिटी सेंटर से क्वेश्चन आते हैं, जी हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर्स। नीट का बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहां से, इसलिए हमने अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है, लगभग 40 मिनट्स आज के लेक्चर में दिए इसको। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे सामने आता है एक सूडो कायरलिटी सेंटर, सूडो कायरलिटी सेंटर, सूडो कायरलिटी सेंटर। क्लियर। मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं है, नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। पर अपनी समझ के लिए हमें इसको पढ़ लेना चाहिए, अपनी समझ के लिए इसको पढ़ लेना चाहिए, हमारे लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान। लिख दीजिए इसमें सूडो कायरलिटी सेंटर में लिख दीजिए ए टेट्राहेड्रल एटम, a tetrahedral atom attached to different atoms or groups, attached to different atoms or groups, a tetrahedral atom attached to different atoms or groups and two stereo units, and two stereo units, and two stereo units, एंड टू स्टीरियो यूनिट्स। आइए मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है, सभी इधर ध्यान से सुने। मान लीजिए हमारे सामने कार्बन है, यहां पर क्या लगा हुआ है, H, यहां पर क्या लगा हुआ है, OH। बताओ ये दोनों एटम और ग्रुप एग्जैक्टली क्या है, एकदम अलग है, पक्का। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमने जो इस पर फोर्थ एटम या ग्रुप जो जोड़ा हुआ है वो कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया है। यहां पर फोर्थ एटम या जो ग्रुप हमने जोड़ा हुआ है वो इस पर कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया है हमने। ये देखो येलो वाले जो दोनों है ना, वो आप देखोगे अभी तो आपको एग्जैक्टली क्या दिख रहे हैं, सेम। तो राइट नाउ ये कायरलिटी सेंटर नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। ये देखो HOH अलग, पर ये और ये सेम। इनफैक्ट ये स्टीरियो केमिस्ट्री में भी सेम है। बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ट्रांस, और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, ट्रांस। तो ये अभी दोनों के दोनों एग्जैक्टली क्या है, सेम है। पर अगर मैं इनमें से किसी एक को ट्रांस की बजाय, किसी एक को ट्रांस की बजाय क्या बना देता हूं, सिस, तो बताओ ये दोनों सेम रहेंगे कि अलग रहेंगे, आप बताओ। ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, और दोनों में फर्क केवल किसका है, स्टीरियो केमिस्ट्री। अब आप देखोगे तो ये डबल बॉन्ड जो आपका है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है, ये आपका सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो एक टेट्राहेड्रल एटम जो दो एकदम डिफरेंट एटम और ग्रुप से जुड़ा होगा, पर दो जो जुड़े होंगे वो एक दूसरे में केवल स्टीरियो में अलग होंगे। आप समझिए, एक बात समझिए, अगर मैं आपके सामने ये कंपाउंड लिखता हूं और मैं आपके सामने ये कंपाउंड लिखता हूं तो क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है, नो। फर्क केवल किसका है, स्टीरियो केमिस्ट्री का। तो दो स्टीरियो यूनिट जुड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे वाले कायरलिटी सेंटर को हम क्या कहते हैं, सूडो कायरलिटी सेंटर। क्या कहते हैं, सूडो कायरलिटी सेंटर। क्या बोलते हैं, सूडो कायरलिटी सेंटर। तो ये एग्जांपल तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल आपको आगे मिलेगा, जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, केवल लिख के छोड़ना है।
यहां पर HNCl, यहां पर मान लेते हैं HNBr, यहां पर फिर से Cl एंड H, और यहां पर CH3। तो जो बीच वाला आपका अभी फिलहाल है वो भी क्या है, एक सुडो कायरलिटी सेंटर। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपको एक सुडो कायरलिटी सेंटर दिखाई देगा। इस पर बात करो, इस पर, इस पर, इस पर। देखो ये दोनों एग्जैक्टली क्या हैं, डिफरेंट, इनमें तो कोई डाउट। अब आपको ये दोनों सेम नजर आ रहे होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। आप बोलोगे सर ये दोनों, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ये क्या है बताओ, कायरलिटी सेंटर, और ये भी क्या है, कायरलिटी। तो कायरलिटी सेंटर में जैसे इसमें एक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या है, ट्रांस, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस। क्या ये पॉइंट आपको समझ में? सो दीज टू डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन, एग्जैक्टली। ये दोनों भी कॉन्फ़िगरेशन में अलग है। एक का कॉन्फ़िगरेशन आर है तो दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन एस है। ये हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बाद समझ में आएगा। सर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये था, पहली बात ये एनसीईआरटी में नहीं, दूसरी बात इतिहास में कभी क्वेश्चन पूछा गया, कभी नहीं पूछा गया, तो तीसरी बात फिर हमें पढ़ाया क्यों है आपने? देखिए इससे मैं आपको बेटर क्लियरिटी लाना चाहता हूं, क्योंकि आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपने जीवन में कभी ध्यान नहीं दिया, पर आप बहुत धड़ल्ले से आगे बढ़ गए। अब जब मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा तब आपको लगेगा कि क्या तो मैंने पहले भी है, लेकिन ऐसा सोचा क्यों नहीं। तो इस टाइप के सेंटर को स्यूडो कायरलिटी सेंटर कहते हैं। अगर आपको केवल ये नाम भी सुन लिया तो भी मेरा काम चल जाए, मेरा काम चल जाएगा। इस पर मैं कभी क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बाद फिर से करवाऊंगा, और वहां पर ये बात आपको समझ में आ जाएगी। जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जो आरएस जानते हैं, वो समझ गए कि अच्छा एक पर आर है और दूसरे पर एस है, तो अलग अलग कंपाउंड होते हैं आरएस वाले। जैसे एक ट्रांस और एक सिस, ये दोनों अलग है, क्योंकि जीआई पढ़ चुके हैं तो हम ये जानते हैं। तो इसको नोट डाउन कर देंगे जल्दी से। एक बार बता दीजिए मुझे, मोलिक्यूल को कायरल होने के लिए क्या उसमें कायरलिटी सेंटर होना कंपलसरी है? नहीं। सोचो, आप दिमाग पे जोर डालो। पहले हमने क्या पढ़ा, कायरल मोलिक्यूल पढ़ा कि कायरलिटी सेंटर पढ़ा? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, क्या पढ़ा, कायरल। और हम कैसे मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं? कैसे मॉलिक्यूल को हम कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं? यस एग्जैक्टली, जिसमें पीओएस एंड सीओएस ना हो,
साथ में AAOS भी ना हो, पूरा बोला करो। POS एब्सेंट, COS एब्सेंट, AAOS एब्सेंट। लेकिन हम AAOS अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम कभी चेक नहीं करते, हम मान लेते हैं कि नहीं है वो, लेकिन बोलना तो पूरा चाहिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट में ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, ए मॉलिक्यूल हैविंग नो POS COS इज ऑलवेज कायरल, और उस स्टेटमेंट को क्या दिया जाता है? सही। तो जिसने बनाया है ना उसको मालूम नहीं है। ये तो यही हो गई कि जिसने दिल्ली नहीं देखी उसके नाम की दिल्ली नहीं है। कई बार सर लोग कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन एकदम तरोताजा मैं बना के लाया हूं, मत करवाओ, क्योंकि आपने उतना ही बनाया होगा जितना आप जानते होंगे। क्लियर? आप घर के अपने घर पे चाय पीते थे, वर्ल्ड की बेस्ट टी थी वो आपके हाथ की, फिर गलती से आप किसी दूसरे शहर में गए और आपने चाय पी लिया, आपका भ्रम टूट गया। तो जब तक आपने नहीं पिया था डोली चाय वाला, तुम्हें डाइवर्ट करने की जरूरत, तुम खुद ही मास्टर को डाइवर्ट कर देते हो। क्या थोड़ा सा घुमा के लाते हैं तेरे को, कहाँ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खेल रहा है, तू आया है तब से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, हम किस पर डिस्कशन कर रहे थे? हमने शुरुआत की थी मॉलिक्यूल के कायरल से। हम बोलते थे POS COS AOS नहीं है, मॉलिक्यूल कायरल, खत्म। बाद में फिर हमने कायरलिटी सेंटर पढ़ा और हमने जाना कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सिंगल कायरलिटी सेंटर है, मतलब उसमें POS COS नहीं है, और जब मैं बोल रहा हूं POS COS नहीं है मतलब साथ में AOS भी बाय डिफॉल्ट मान लिया करो। ठीक है, तो हमने उसको कायरल बोल दिया। फिर हमने उसको एज ए ट्रिक, एज ए जुगाड़ इस्तेमाल में लेने लगा कि क्यों POS COS ढूंढ रहे हैं, सिंगल कायरलिटी वाले में तो होता ही नहीं है। पर क्या मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर है तो वो हमेशा कायरल होगा? नहीं। हाँ, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल है तो होगा, और सिमेट्रिकल है तो चेक करके बताना पड़ेगा। क्लियर हो गया? लेकिन इससे कहीं प्रूव नहीं होता कि मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए कायरलिटी सेंटर कंपलसरी। मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए उसमें POS और COS नहीं होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल तो बिना कायरलिटी सेंटर के भी कायरल होते हैं, और अब हम उन्हीं मॉलिक्यूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्टिकल में पहली बार नीट में इंट्रोड्यूस किया गया 2016। जैसे जब सारे रिकॉर्ड तोड़ता है ना, ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तोड़ा था 2016, 2 बार हुआ था, पेपर लीक हो गया था। दूसरी बार इतना भयंकर बनाया कि ये ले जा, जैसे इस बार फिजिक्स का हो गया था। क्या करेगा, सोल ही नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन चुनिंदा, ओसी में भी आईओसी में भी, हर एक क्वेश्चन। ओसी का कोई क्वेश्चन सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं था, हर क्वेश्चन को या तो आईओसी से लिंक किया या पीसी से लिंक किया। कैसे बनाएगा इतना बेहतरीन, और खूब खुल के एनसीईआरटी का दायरा क्रॉस किया। आज भी जेई एडवांस वाले करवाते हैं नीट 2016 लिख के, और आज तक बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ना तो मास्टर को डाइजेस्ट हुए, और बच्चे को डाइजेस्ट हो जाते हैं, हालांकि बच्चे को तो आंसर बताना होता है, पर मास्टर को डाइजेस्ट PYQ सीरीज में जब भी जाओगे 2016 के मिसिंग मिलेंगे, बाकी सारे मिल जाएंगे। तो उसी टॉपिक की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, कायरल मॉलिक्यूल्स, कायरल मॉलिक्यूल्स विदाउट कायरलिटी सेंटर, कायरल मॉलिक्यूल्स विदाउट कायरलिटी सेंटर। एक स्टेटमेंट लिख दीजिए इसमें। अगर आपके सामने स्टेटमेंट आ जाती है, क्या जाती है? एक स्टेटमेंट आ जाती है, लिखिए, मॉलिक्यूल कैन बी कायरल विदाउट कायरलिटी सेंटर, मॉलिक्यूल कैन बी कायरल विदाउट कायरलिटी सेंटर। अगर ये स्टेटमेंट आपको दिखाई देती है, क्या बोलोगे स्टेटमेंट के बारे में? ए मॉलिक्यूल कैन बी कायरल विदाउट कायरलिटी सेंटर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए उसमें POS COS नहीं होना चाहिए। कायरलिटी सेंटर हो ना हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम उसी टाइप के मॉलिक्यूल्स की तरफ बढ़ेंगे, और उसमें सबसे पहला मॉलिक्यूल हमारे सामने आने वाला है क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड पॉलीइंस, क्यूमुलेटेड पॉलीइंस। देखिए सबसे पहले समझो, पॉली का मतलब एक से, इन का मतलब
डबल बॉन्ड, यानी कि ऐसे जिनमें डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। यहां पर जो पॉलीइंस होती है, मतलब जिनमें डबल बॉन्ड एक से ज्यादा, कम से कम दो तो होने ही चाहिए। इनको हम बच्चे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कितनी कैटेगरी में? तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारे सामने आती है कॉन्जुकेटेड। कैसी आती हैं? कॉन्जुकेटेड। एक हमारे सामने आती हैं आइसोलेटेड। क्या आती हैं? आइसोलेटेड। और एक हमारे सामने आती हैं क्यूमुलेटेड। क्या आती हैं? क्यूमुलेटेड। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि पॉलीइंस को तीन कैटेगरी में डाला जाता है। यानी कि जब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आते हैं तो कैसे कैसे आ सकते हैं आपके सामने? कॉन्जुकेटेड आ सकते हैं, आइसोलेटेड आ सकते हैं, क्यूमुलेटेड आ सकते हैं। समझिए सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से। कॉन्जुकेटेड का मतलब है कि वो पाई बॉन्ड कैसे होंगे? अल्टरनेट। कैसे होंगे? अल्टरनेट। जैसे ये आप लोगों के सामने है, तो इसमें देखो ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट है। जियो सिम बताऊंगा, इनमें कॉन्जुकेशन है। क्या है? कॉन्जुकेशन। तो अल्टरनेट जब पाई बॉन्ड आपके सामने होते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुकेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है कि भाई साहब दोनों पाई बॉन्ड के बीच में कम से कम एक आपका sp3 कार्बन होना चाहिए, मतलब आपस में ये रेजोनेंस ना करे। तो देखो दो पाई बॉन्ड के बीच में कम से कम कैसा एटम आना चाहिए? एक sp3। तो इनको हम बोलते हैं आइसोलेटेड, मतलब एटलीस्ट एक sp3 कार्बन से हमने इनको क्या कर दिया है? आइसोलेट। तो जियोसिम पता चलेगा आपस में रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटेड। क्यूमुलेटेड का मतलब है कि पाई बॉन्ड कैसे होने चाहिए? लगातार, लगातार बिना किसी गैप के। जैसे ये आपके सामने है, देखो सभी में कितने पाई बॉन्ड है? अगर अपन बात करें तो दो दो। कितने पाई बॉन्ड है? दो दो। इसमें दो पाई बॉन्ड ऐसे हैं कि कॉन्जुकेशन में है, मतलब अल्टरनेट है। यहां पर पाई बॉन्ड फिर नहीं होना चाहिए, फिर होना चाहिए। आइसोलेटेड में ऐसा नहीं होगा, जैसे यहां पर पाई बॉन्ड है, यहां नहीं होना चाहिए था, यहां होता तो क्या हो जाता? ये कॉन्जुकेटेड। लेकिन बीच में दो सिंगल आ गए तो ये अब कॉन्जुकेटेड, इसको आइसोलेटेड कहने लग गए। इधर देखो एक बार, डबल सिंगल डबल, इसे कॉन्जुकेटेड कहते हैं। डबल सिंगल, अब डबल आता तो कॉन्जुकेटेड, लेकिन क्या आ गया? सिंगल, ये आइसोलेटेड है। और लगातार अगर डबल बॉन्ड आते हैं विदाउट एनी गैप तो उनको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटेड। और ये जो सबसे छोटा क्यूमुलेटेड पोलिन, सबसे छोटी, कम से कम दो डबल बॉन्ड तो लाओगे ना, तो ये सबसे छोटी है, इसका नाम क्या है? एलीन। क्या कहते हैं इसको? एलीन। ये सबसे छोटी कैटेगरी में हमारे सामने, मतलब स्मॉलेस्ट क्यूमुलेटेड पोलीन। स्मॉलेस्ट क्यूमुलेटेड पोलीन इज नोन एज एलीन। तो इसे हम क्या कहते हैं? एलीन। पहले आप यहां तक लिखिए, मेरा अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी भी इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम सारी बातें इस पर करेंगे। जल्दी जल्दी सुलटाते हुए आगे बढ़ेंगे भाई लोगों। सुलटा दिया है। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। अब सुलटा दिए है। लिख दीजिए इसमें पहला पॉइंट, स्मॉलेस्ट क्यूमुलेटेड पोलीन। स्मॉलेस्ट क्यूमुलेटेड पोलीन, सबसे छोटी क्यूमुलेटेड पोलीन का नाम क्या है? एलीन। स्मॉलेस्ट क्यूमुलेटेड पोलीन इज नोन एज एलीन। स्मॉलेस्ट क्यूमुलेटेड पोलीन इज नोन एज एलीन। सबसे छोटी जो आपकी क्यूमुलेटेड पोलीन है दोस्त, उसको क्या कहते हैं? एलीन। और अब सबके पेन डाउन होने चाहिए। सर मुझे ये नहीं चमका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये भी नहीं चमका, कोई फर्क, हमें तो वहां बात करना है। क्यूमुलेटेड का मतलब तो समझ गए ना, कि पाई बॉन्ड कैसे होने चाहिए? लगातार। सिंपल सी बात है। पाई बॉन्ड कैसे होने चाहिए? लगातार, विदाउट एनी गैप। आइए अब हम इसी पर बात करते हैं। दोस्तों क्या है ना कि इस मॉलिक्यूल को पढ़ने के बाद जो आपके नॉर्मल जो अजप्शन होते हैं वो टूटने लगते हैं। नॉर्मली हम क्या कर लेते हैं? हम ये सोच लेते हैं
कि अगर किसी मॉलिक्यूल के सभी एटम sp2 या फिर sp हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है? प्लेनर। क्या होता है भाई? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो सारी वैलेंसी किस में लाई करती हैं? एक प्लेन में। सही बात है कि नहीं है? क्लियर? तो नॉर्मली हमको ऐसा लगता है कि जिन मॉलिक्यूल्स में सभी एटम sp2 या sp हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? प्लेनर। ये जुगाड़ है जो कभी काम करेगा और कभी काम नहीं करेगा। ये जबरदस्त पॉइंट है। इस पर ढंग से जेई एडवांस भी छिल चुका है कई क्वेश्चन बनाकर। नीट 2016 ने भी छिला इसी पॉइंट पर कि जहां जहां तू जुगाड़ फेंकेगा ना, मैं वहां वहां निपटाऊंगा। इस तरीके से 2016 का पेपर था। 2025 से भी बेहतरीन केमिस्ट्री पूछी थी उसने। क्लियर? फिजिक्स भी उसी लेवल की थी। आइए अब हम इस मॉलिक्यूल पर बात करते हैं। कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? It is sp2. Can you tell me the hybridization state of this carbon? sp. And its hybridization state is sp2. तो नॉर्मली हमें देखने पर लगता है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, पर इनफैक्ट ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। अगर आप इस मॉलिक्यूल की रियल ज्योमेट्री पर जाना चाहो, कहां जाना चाहो? रियल ज्योमेट्री पर, तो ये मॉलिक्यूल आपको कुछ इस तरह प्रकार से दिखाई देगा। ये जो आपके हाइड्रोजन्स हैं ये तो बोर्ड के प्लेन में दिखेंगे, पर इनमें से एक हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन से बाहर और एक हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन के अंदर। अब बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये मॉलिक्यूल आपको प्लेनर नजर आ रहा है? भाई साहब ये सॉलिड लाइन तो प्लेन के अंदर, वेज प्लेन से और डैश प्लेन के उस साइड। थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ भाई, थोड़ा सा कॉमन सेंस। अगर मैंने किसी मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दिया है, ऐसे ऐसे, तो बताइए क्या ये मॉलिक्यूल आपको प्लेनर नजर आ रहा है? आप क्या बोलोगे कि ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम कहां है? बोर्ड के प्लेन में। पर ये वाला एटम बोर्ड के प्लेन से और ये वाला एटम बोर्ड के प्लेन के उस साइड। तो कौन से दो एटम बोर्ड के प्लेन से बाहर या अंदर, मतलब प्लेन में नहीं है? तो ये दोनों बोर्ड के प्लेन में। तो ये ऐसा ही तो दिखाया गया मॉलिक्यूल। आप बस इस पर ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं भाई कि ये वाला एटम, इस रिप्रेजेंटेशन से मुझे क्लियर है, ये वाला एटम, ये वाला एटम, यहां पर ये वाला एटम, यहां पर ये वाला एटम, ये सब के सब कहां पर है? बोर्ड के प्लेन में। और ये वाला जो आपका एटम है ये बोर्ड के प्लेन से बाहर, और ये वाला जो एटम है ये बोर्ड के प्लेन के अंदर। तो ये दोनों एटम बोर्ड के प्लेन से बाहर है, मतलब वो बोर्ड के प्लेन में नहीं है। तो ये जेई में, आईओसी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि हाउ मेनी मैक्सिमम एटम्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। तो तिगड़मबाजी नीट वाले क्या करते हैं? एक जुगाड़ लिख देते हैं, अगर sp2 और sp एटम है तो मॉलिक्यूल प्लेनर, और वो टिक मार के आगे सारे प्लेनर। नहीं होते हैं सारे प्लेनर। अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं यहां पर बनाऊंगा आप लोगों के सामने क्या? ऑर्बिटल डायग्राम। उम्मीद करता हूं थोड़ा थोड़ा ऑर्बिटल डायग्राम आप सभी को आता होगा। आप बताओ, अगर किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्या है? तो उसके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं? 4। अरे हाइब्रिडाइजेशन में जितने मिलते हैं उतने ही बनते हैं। तो ये साफ बता रहा है, एक एस और 3 पी मिले हैं। तो टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं? 4। तो बनेंगे भी कितने? 4। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा 4 होते हैं, कभी भी 3 2 1 नहीं होते। अगर मान लीजिए किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, तो आप बता सकते हैं इसके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? sp2 कितने हाइब्रिड हैं? 3। एक s और 2 p मिले हैं, तो मिले 3 हैं तो बनेंगे भी तो 3 होते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ दोस्तों, क्या है? sp। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। क्योंकि आपने आईओसी नहीं पढ़ी इसलिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं, हालांकि आप +2 पास हैं ऐसा आप मानते हैं सर, हम तो खुद भी नहीं मानते हैं। तो अगर हम बात करें sp, तो आप जानते हैं sp जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, लोअर लोब में नहीं दिखा रहा हूं, उनके बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। कुछ याद आ रहा है? 180 पर होते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर आपके sp3 हैं तो आप बता सकते हैं उनके बीच का एंगल कितना रहता है? उनके बीच का जो एंगल है वो रहता है 120। सही बात है कि नहीं है? तो थोड़ा सा ठीक से लिख लेना, मेरे पास जगह की कमी थी। तो ये रहेंगे 120 पर। 3 है, तीनों कितने पर रहेंगे? 120 पर। पक्का? चलिए, तो आप बताओ कार्बन के वैलेंस सेल में एक तो क्या होता है? s, और 3 क्या होते हैं? p। p में 3 कौन कौन से होते हैं? px, py एंड pz। क्या मैं सही कह रहा हूं?
अगर किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है तो कितने p ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए हैं? कितने p ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए हैं? सही बात है, एक p बच गया। जो p बच गया उसको हम कैसा p कहते हैं बताओ? प्योर p। क्या कहते हैं? मिक्सिंग में नहीं गया ना वो। तो अगर किसी एटम, कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन मान लो क्या है, sp2, तो यहां पर एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड तीसरा, लेकिन एक p ऑर्बिटल आपका बच गया है। और जो p ऑर्बिटल बच जाता है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अप एंड परपेंडिकुलर डाउन होता है। दोस्त, अभी तक बताई गई सारी बातें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं, ऑर्गेनिक से इनका कोई लेना देना। मान लो ऐसे समझने के लिए कि जो दो p गए हैं वो एक तो कौन सा गया है, px, और एक कौन सा गया है, py। तो पता है ये तीनों ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से प्लेन में लाई करेंगे, xy। कौन से प्लेन में लाई करेंगे, xy में। और ये जो बच गया है मान लेते हैं कौन सा है, pz। तो pz आपके xy प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये तीनों ऑर्बिटल ऐसे हैं, जैसे दो ये रहा एक ये रहा, कौन से प्लेन में है, xy, तो जो बचा हुआ p ऑर्बिटल इस प्लेन के परपेंडिकुलर अप एंड परपेंडिकुलर डाउन, ऐसे होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने वाले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अभी तक सारी बातें किसकी हैं, आयोसे की। हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्बिटल डायग्राम। बताओ पहले वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, बताइए sp2 का मतलब इसके पास कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, तीन, एक, दो, तीन। क्लियर। मान लो कौन कौन सा आपका मिक्सिंग में गया है, y और x, pz बचा ले। तो बताइए इसके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल बचा हुआ है, कौन सा है, pz। आप बताइए यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ये लो हाइड्रोजन, ये लो हाइड्रोजन। जोड़ दिया है कि नहीं जोड़ दिया है? बताइए ये तीनों वाइट ऑर्बिटल कौन से प्लेन के अंदर है? अगर ये pz बचा लिया है मैंने, तो कौन से वाले में है, ये xy। सही बात है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, sp। तो इसका एक ही p मिक्सिंग में गया है, कितने बच गए हैं, दो। तो देखो इसके पास एक ये रहा sp हाइब्रिड और एक ये रहा sp हाइब्रिड। तो ये पहला कार्बन, कार्बन में क्या बन गया है, सिग्मा बॉन्ड। देखो यहां पर कितने बॉन्ड हैं, दो। एक कैसा है, सिग्मा, सिग्मा बना है हाइब्रिड ऑर्बिटल से। अब कौन सा बचा हुआ है बताओ, पाई। ये है पाई बॉन्ड। क्लियर। बताइए पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पैरेलल p ऑर्बिटल से। तो अगर इसके पास pz है तो इसके पास भी क्या होना चाहिए, पहला पाई बॉन्ड बन गया। वैसे भी इसके पास एक ही p मिक्सिंग में गया है, कितने बचे हुए हैं, दो। तो अगर हम मान ले x मिक्सिंग में गया है तो कौन सा बच गया, pz एंड py। pz तो इसने इस्तेमाल में ले लिया है, तो अभी कौन सा बच गया बताओ, py बचा हुआ है इसके पास। ठीक है, अगले वाले कार्बन पर चलो, इसके हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है, sp2। अब देखो इन्होंने भी आपस में क्या बना रखा है, पाई। तो अगर इसके पास py है तो उसके पास py होना ही, तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब ये y को मिक्सिंग में नहीं ले जाएगा, y को मिक्सिंग में, क्योंकि y से तो क्या बनाना है उसको, पाई बॉन्ड, पैरेलल p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं, VBT। क्लियर। तो फिर कौन से गए होंगे इसके मिक्सिंग में, px एंड pz मान लेते हैं। चलिए, तो अगर इसके px एंड pz गए होंगे मिक्सिंग के अंदर, तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से यहां पर दिखाई देगा। ये आपका एक, ये दूसरा और ये तीसरा। यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। यहां पर भी कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। और इसके पास कौन सा ऑर्बिटल बचा हुआ है बताओ, py। और py में क्या बना दिया है, बॉन्ड। पक्का। चलिए, लेकिन सर इससे क्या समझाना चाहते हैं, ये तो पूरा आईओसी है। देखिए यहीं से तो मैं समझाना चाहता हूं, ये दोनों वाले बॉन्ड कौन से प्लेन में है, किस में है, कौन सा बचा हुआ है, pz। तो ये दोनों बॉन्ड कौन से प्लेन में बताओ, xy प्लेन के अंदर। सही बात है कि नहीं है? इधर कौन सा बचा हुआ है बताओ, तो ये दोनों बॉन्ड कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन। और आप बताओ एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन एक दूसरे के, एक्स वाई और एक्स जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये वाले बॉन्ड उस वाले बॉन्ड के क्या हैं, परपेंडिकुलर। ये दोनों बॉन्ड सेम प्लेन में, यही तो हकीकत है दोस्त। अगर आप गौर से देखोगे तो ये वाले बॉन्ड जिस प्लेन में है, ये वाले बॉन्ड उस प्लेन में नहीं है, दे आर इन परपेंडिकुलर प्लेन।
यानी कि जब आपके लगातार पाई बॉन्ड कैसे हैं बताओ, इवन, कैसे हैं, इवन, तो ये टर्मिनल वैलेंसीज किस में चली जाती हैं, परपेंडिकुलर प्लेन में। आपको यहां से जुगाड़ से पता चल रहा है मॉलिक्यूल प्लेनर है, पर ये मॉलिक्यूल प्लेनर, क्योंकि ये तो है आपका एक्स वाई प्लेन में और ये है आपके एक्स जेड प्लेन में, तो मॉलिक्यूल प्लेनर कैसे हो सकता है, मॉलिक्यूल तो दो प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। जल्दी से सुलटाइए एक बार, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। ये सब का सब आईओसी का पार्ट है। जब आईओसी में आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई जाएगी तो ये बातें वापस से बताई जाएंगी, पर आप +2 पास हैं, एटलीस्ट इतना तो मालूम होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं चमका तो क्वेश्चन में फिर भी आपका गलत नहीं होने दूंगा, क्वेश्चन फिर भी गलत नहीं होगा, ये तो समझाने की कोशिश की है। सुलटा दिया है क्या? पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल से बनता है, प्योर पी ऑर्बिटल से बनता है, ये कह सकते हो। और वो पी कैसे होने चाहिए, पैरेलल, नॉन पैरेलल से नहीं बनता है, किससे बनता है, पैरेलल से। सुलटा दिया है। अब सुलटा दिया है। जरूरी नहीं कि आप ग्रीन येलो रेड कलर ही पेन इस्तेमाल में लें, कोई भी पेन इस्तेमाल में ले, लेकिन लिखे जल्दी दोस्तों। सुलटा दिया है क्या? चलिए आइए रियल मॉलिक्यूल की तरफ देखते हैं। रियल मॉलिक्यूल ये है। मैं सीधा आपको ये बता सकता था, लेकिन इससे हकीकत समझ में आती है। ऑर्बिटल ने ही समझा दिया कि ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ये एक्स वाई प्लेन में, और ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ये एक्स जेड, और एक्स वाई एक्स जेड के परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखो, ये है मॉलिक्यूल आपका। इस मॉलिक्यूल को जब आप विजुलाइज कर रहे हैं इसकी फॉर्म में, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो इसी प्रकार से, ये देखो, ये है मॉलिक्यूल। इसको देखो गौर से। अब आप बताओ, अगर मैं ऐसे देखूं तो यहां से यहां तक पूरा मॉलिक्यूल किस में है, एक ही प्लेन है कि नहीं है? या ऐसे देखो, ये पूरा मॉलिक्यूल कौन से प्लेन में आ गया है, वर्टिकल, दोनों रेड, वर्टिकल, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, वर्टिकल। ये वाला प्लेन से बाहर आपकी तरफ, और ये वाला प्लेन के इस साइड आपसे दूर। तो ये दोनों एटम जो है ना वो प्लेन छोड़कर बाहर आए। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी एटम्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन, 1 2 3 4 5, ये प्लेन से बाहर, ये भी प्लेन से बाहर। 1 मिनट सर, अगर आप दूसरे तरीके से देखो तो, दूसरे तरीके से देखते हैं, हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं प्लेन। कौन सा ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल। अब देखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये दोनों आ गए हैं, ठीक है? तो ये और ये यहां तक किस में है, सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये प्लेन से ऊपर और ये प्लेन के, अब ये दोनों प्लेन से बाहर चले गए। तो पूरा मॉलिक्यूल कभी भी एक प्लेन में आ ही नहीं रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा टेट्राहेड्रल हुआ करता था।
अगर मैं ये बीच के बॉन्ड गायब कर दूं तो देखो ये और ये वैलेंसीज एक टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट बना रही है। टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट का मतलब समझते हो? बताया था मैंने आपको जब वेज डैश पढ़ाया था कि आपकी जो सॉलिड वी होती है, कौन सी वी होती है? सॉलिड वी का प्लेन और वेज डैश का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप यहीं से समझ जाते डायग्राम से कि ये वेज डैश है और ये सॉलिड है, और सॉलिड और वेज डैश एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। लेकिन उसका इससे क्या लेना देना है सर? आप तो कायरल है, कायरल की बात कीजिए ना। आप क्यों प्लेनर नॉन प्लेनर को लेकर यहां पर बातें करने लग गए हैं? आइए मैं इस मॉलिक्यूल में ढूंढना चाह रहा हूं किसकी बातें? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये मॉलिक्यूल आप लोगों के सामने है। जरा सोचकर बताइए, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर, सबसे पहले बताओ, सबसे पहले क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? सोचो, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? टोटल एटम कितने हैं बताओ? 7। तो सेंटर कहीं बीच में होना चाहिए। 3 इधर और 3 इधर, बीच में सेंटर हो गया। तो ये आपका सेंटर है। अब देखो, अगर इस सेंटर से ऊपर जाओगे तो यहां कोई एटम है, पर इस रेड एटम के अपोजिट कोई भी एटम नहीं है, तो सेंटर तो खत्म। अरे पहले भी बताया था कि टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट यानी कि वैलेंसी जब कैसी होती है? टेट्राहेड्रल, तो प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। कल की क्लास में पढ़ाया था। यहां से वापस सोचो, अगर इस सेंटर से आप इधर जाओगे तो कौन है? रेड। लेकिन रेड के अपोजिट कोई एटम है क्या? कई बार हम बोलते हैं रेड के अपोजिट ये रहा। अबे ये कौन से प्लेन में है और वो कौन से में है? तो 180 पर कैसे हो सकता है? 90 पर है वो तो। क्लियर? तो यहां पर इसके अपोजिट कोई है ही। सिमिलरली आप बताओ, जब आप देखोगे इस कार्बन से इधर तो कौन है? रेड। पर इस रेड के अपोजिट यहां कोई भी, ये अपोजिट नहीं है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में है, और ये, तो जैसे ही आपकी टर्मिनल वैलेंसी कौन से प्लेन में गई? परपेंडिकुलर। सेंटर ऑफ सिमेट्री गायब, हो ही नहीं सकता। जैसे ही ये वाला एनवायरमेंट आया ना, वेज डैश वाला, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री गायब। तो अगर इस मॉलिक्यूल में कोई मुझे कहे किसके बारे में कि सेंटर ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में है या नहीं है, तो मैं बोलूंगा इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। तो क्या मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा? नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो देखना पड़ेगा। अब बताइए, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सोचो, क्या ये प्लेन है? प्लेन ऑफ सिमेट्री? केवल ब्लैक को काटूं, अगर मैं ब्लैक को काटूंगा तो रेड के सामने रेड है ही नहीं, तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं हॉरिजॉन्टली काटूं, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, कैसे कट कर रहा हूं? हॉरिजॉन्टली। तो बताओ, दोनों रेड, ब्लैक, 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 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों एटम बाइसेक्ट होंगे क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और वही प्लेन से तो मैं जा रहा हूं। लेकिन ये प्लेन से और ये प्लेन के, प्लेन इनके बिल्कुल बीच से जो नहीं कटे, क्या वो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? जो नहीं कटे वो एटम पेयर में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? तो रेड के सामने, तो इस मॉलिक्यूल में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यानी कि अगर इधर भी दोनों एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और उधर एटम भी दोनों दोनों हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली देयर विल बी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसके अंदर तो राइट नाउ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो बताओ, मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल? तो मॉलिक्यूल आपका रहेगा अकायरल। ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। अभी आप ध्यान से सुनते हुए जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल तरीके से। नेक्स्ट हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, यहां पर क्लियर। इधर अगर अपन बात करें हाइड्रोजन है, इधर अगर अपन बात करें हाइड्रोजन है, इधर अगर अपन बात करें तो मैंने लगा दिया है कौन? फ्लोरीन। और इधर कौन लगा दिया है? क्लोरीन। अब सोच समझ के जवाब देना। पहला क्वेश्चन जो आपसे है, इसमें बताओ नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर कितने हैं? नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर, कायरलिटी सेंटर कितने हैं? 0। बिल्कुल सही जवाब दिया है, कहीं कोई डाउट? ये कायरलिटी सेंटर हो नहीं सकते। एटम या तो sp2 या sp है, वो भी नहीं हो सकता कार्बन तो। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री होता ही, इधर वेज डैश हो और इधर सॉलिड, तो परपेंडिकुलर प्लेन में है ये टर्मिनल वैलेंसी, कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो मेरा जवाब है प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यू हैव टू विजुलाइज दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपको उस प्लेन ऑफ सिमेट्री को विजुलाइज करना है खुद से कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा है। पता कीजिए वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा है। हमें कितने हैं कभी नहीं ढूंढने, ध्यान रखना इस बात का
क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो देखो ये है आपका मॉलिक्यूल, ये रहा, इसी प्रकार से है मॉलिक्यूल। अब आप क्या करते हो, देखो जो डिफरेंट अनोन को काटो, क्योंकि जहां से प्लेन गया वो तो बाइसेक्ट हो जाएगा। तो डिफरेंट कौन से हैं? ब्लू एंड येलो। तो ये कौन से प्लेन में है राइट नाउ बताओ? अगर अपन बात करना चाहें इस तरीके से है ये लो, तो ब्लू एंड येलो कौन से प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल। भाई वेज आपकी साइड, डैश आपसे दूर, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ ना, ऐसे है। तो कौन सा प्लेन लो? हॉरिजॉन्टल है। आप बताओ, आपका ब्लू और येलो दोनों कटेंगे, ब्लैक भी, तीनों ब्लैक कटेंगे, और आपका प्लेन कहां से निकलेगा? क्या ये रेड कटेंगे? जो नहीं कटे हुए एटम पेयर में होने चाहिए। तो आप बताओ, रेड के ऊपर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब जी हाँ, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एंड द मॉलिक्यूल इज डिक्लेयर्ड एज एकाइरल। हमारा मकसद अभी भी फुलफिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। यहां पर कार्बन कार्बन, इधर अगर अपन बात करें हाइड्रोजन है, इधर हमारे सामने कौन है? फ्लोरीन। इधर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने है फ्लोरीन, और इधर अगर अपन बात करें हाइड्रोजन। मेरे कुछ चंद सवालों के जवाब आप पहले दे दीजिए। पहले मैं समझा रहा हूं, फिर ट्रिक भी दूंगा। ट्रिक 10 सेकंड में आंसर आपके पास होगा, पर जो समझने का मजा है वो ट्रिक में नहीं है, क्योंकि ट्रिक थोड़ी दिनों बाद गायब हो जाती है। इधर देखिए, क्या इसमें कायरलिटी सेंटर है? जीरो। ये हो नहीं सकते, मोनोवेलेंट है, कार्बन हो नहीं सकता, या तो sp2 है या sp है। ठीक है, कायरलिटी सेंटर। पहले बताओ, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? सोचिए, आप आराम से सोचिए। इसमें नॉर्मली बच्चे को लगता है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नॉर्मली बच्चे को लगता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और वो कैसे लगता है? उसको दिखाई देता है फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, ऐसे कि देखो सर ये रहा सेंटर, एफ के अपोजिट एफ, एच के अपोजिट एच। लेकिन भाई ये तो कौन से प्लेन में है? वर्टिकल। और ये कौन से प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल। द रियल मॉलिक्यूल इज लाइक दिस। ये है आपका रियल मॉलिक्यूल। ये कौन से प्लेन में है और ये कौन से में है? अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, दोनों ब्लू एटम 180 पर है, कैसे होगा फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री? दोनों येलो 180 पर हैं। अगर इस येलो से इस पॉइंट से इधर जाओगे तो येलो है, पर येलो के अपोजिट तो कोई एटम ही, तो सेंटर नहीं होगा। जब भी टर्मिनल वैलेंसी टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में चली जाएंगी, यानी कि परपेंडिकुलर प्लेन में चली जाएंगी, तो वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अब बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, और मैं आपको बता दूं, अब इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। आप सोचिए, अलग अलग तरीके से सोचिए। पहला तरीका, मैं इसको ऐसे कट कर दूं, है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री? ब्लू के सामने ही, जो नहीं कटे वो हमेशा किस में होने चाहिए? पेयर में, सामने। तो ब्लू के सामने ब्लू है क्या? तो नहीं हो सकता है प्लेन। अब ठीक है, कौन सा प्लेन लेते हैं अपन? वर्टिकल। ये देखो वर्टिकल। बताओ, वर्टिकल प्लेन से ऐसे ऐसे कभी आरा मशीन पे गए हो? तो ऐसे लकड़ी आती है, वो कटती हुई चलती है। तो इस प्लेन को बिल्कुल वही सोचो, जो इसके रास्ते में आ गया वो कटेगा भी। और बताइए कौन कौन इसके रास्ते में आएगा? ब्लू येलो कट गए, ब्लैक, अगला ब्लैक, अगला ब्लैक, और बिल्कुल बीच से। लेकिन भाई साहब जो बचे हैं वो पेयर में, ब्लू के सामने ब्लू नहीं, येलो है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट, हॉरिजॉन्टल लेते हैं। कौन सा लेते हैं? अब की बार ऐसे है। बताइए कौन कौन कटेगा? ब्लू, येलो, ब्लैक, 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 और बिल्कुल बीच से। ये प्लेन से ऊपर, ये प्लेन के, ये दोनों नहीं कटेंगे। और जो नहीं कटे वो पेयर में नहीं है, क्योंकि ब्लू के सामने इमेज में क्या दिख रहा है? येलो, बल्कि ब्लू की इमेज तो ब्लू होनी, इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि इस मॉलिक्यूल में पीओएसबी, सीओएसबी, और हम मान लेंगे एओएसबी। बताओ फिर मॉलिक्यूल क्या हुआ? कायरल। क्या मॉलिक्यूल विदाउट कायरलिटी सेंटर कायरल हो सकता है? ये रहा एग्जांपल, बिकॉज इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब बताओ, इससे जर्नलाइज करो, चीजों को जर्नलाइज करो कि क्या मेन पॉइंट है, कब इस टाइप का सिस्टम कायरल हो जाएगा, कब इस टाइप का सिस्टम कायरल हो जाएगा। बताओ, लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने थे? 2। तो लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे हैं? E1। अब ये कायरल कब होगा बताओ? जब ये दोनों क्या हो?
अलग, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी भी साइड सेम आ गया तो पीओएस आ रहा था। देखो इसमें पीओएस था, क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट थे वो काट दिए और जो सेम थे वो एक दूसरे की मिरर इमेज बन गए। तो किसी भी साइड ये दोनों सेम नहीं होने, अगर ये दोनों क्या है बताओ, डिफरेंट। आगे बात समझ में? और इधर भी ये दोनों क्या है बताओ, डिफरेंट। तो आप बताइए ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा, कायरल या अकायरल? देन दिस मॉलिक्यूल विल बिकम कायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। तो मेरा एक सवाल है, क्या मॉलिक्यूल विदाउट कायरलिटी सेंटर भी कायरल हो सकता है? हाँ, क्योंकि मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए, मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए कायरलिटी सेंटर नहीं, एब्सेंस ऑफ पीओएस एंड सीओएस चाहिए। मैं चाहता तो डायरेक्ट यहां से ट्रिक दे सकता था। तो हम अगली क्लास में आएंगे, आपको लगेगा इतना क्यों समझाया, क्योंकि लॉजिकल समझाया है। क्वेश्चन बनाने का तरीका तो एकदम आसान होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। ये लिख लिया था? एक लाइन नोट कर लोगे, अगली में मैं भूल जाऊंगा नहीं तो, क्योंकि जितना पढ़ा है उसका निष्कर्ष तो लिखना ही पड़ेगा। लिखिए, अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड, अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड, अनसिमेट्रिकली का समझते हो? देखो इधर, ये दोनों क्या होने चाहिए, अलग, और ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड, अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड क्यूमुलिन्स, क्यूमुलिन्स, क्यूमुलेटेड पॉलीन को बोलते हैं क्या, क्यूमुलिन्स। अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड क्यूमुलिन्स, unsymmetrically substituted cumulines with even number of pi bonds. Underline the word even number. Unsymmetrically substituted cumulines with even number of pi bonds are chiral. With even number of pi bonds are chiral. ये रिजल्ट लिखवाया, जो ये लिखवाया ना, इसी को लैंग्वेज में लिखवाया। पाई बॉन्ड कैसे होने चाहिए, लगातार इवन, और ये दोनों भी अलग होने चाहिए, तो वो अपने आप कायरल निकलेगा। कायरलिटी सेंटर कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। जो आपको होमवर्क दिया है वो आप सॉल्व करते रहें, मंडे को डिस्कशन रखेंगे अपन।